हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने मटेरियल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में फेज डायग्राम के डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैं कॉपर और निकेल फेज डायग्राम के बारे में थोड़ा सा और कंसिडर करना चाहता हूँ। सो you know that on the left side, if we are plotting temperature versus composition with respect to nickel. Okay, so लेफ्ट साइड में हमारे पास कॉपर 100% में होगा और राइट साइड में निकल 100% में। ओके, सो दिस इज योर प्योर कॉपर लाइन एंड दिस लाइन विल बी ऑफ राइट हैंड साइड, लाइन विल बी ऑफ प्योर निकल। तो ये जो 1085 है दैट इज फॉर कॉपर एंड प्योर कॉपर, एंड दिस 1453 इज फॉर प्योर निकल। ओके, सो एक चीज हमें ये चीज बड़ी क्लियर है कि जो 1453 निकल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल इज हायर एज कंपेयर टू योर कॉपर। कॉपर का कम है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। इसको थोड़ा सा मैं इस वजह से कंसिडर करना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बाद में हमारे यूज का। सिमिलरली इससे हमें क्या पता चला, अगर मान लीजिए हमारी कूलिंग स्टार्ट होती है इस तरह से, तो जो निकल है दैट इज गोइंग टू सॉलिडिफाई फर्स्ट। किसी चीज का मेल्टिंग, निकल का हमारे पास पता है मेल्टिंग पॉइंट ऊपर है एज कम्पेयर टू योर कॉपर, ठीक है, कॉपर का नीचे है। सो अगर हम कूलिंग करेंगे देन निकल इज गोइंग टू सॉलिडिफाई फर्स्ट, देन कॉपर इज गोइंग टू सॉलिडिफाई लेटर। ओके, अगर हम बहुत तेजी से कूलिंग करते हैं, इस चीज का हम थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करेंगे। एंड दीज लाइंस आर, दिस इज योर सॉलिड लाइन एंड दिस योर लिक्विडस लाइन। ओके, सो हमारा आज का मेन पॉइंट है डिस्कशन का डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन आइसोमॉर्फस अलॉयज। ठीक, आइसोमॉर्फस अलॉय जो कि एग्जांपल है हमारे पास, आइसोमॉर्फस का एग्जांपल है कॉपर एंड निकल फेज डायग्राम। उसमें देखेंगे कि हमारी जो माइक्रोस्ट्रक्चर है हाउ दे आर गोइंग टू डेवलप इन केस ऑफ आइसोमॉर्फस अलॉयज। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, फर्स्ट वन इज विद इक्विलिब्रियम कूलिंग एंड सेकंड वन इज योर नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों में इक्विलिब्रियम कूलिंग का क्या मतलब है? तो इक्विलिब्रियम कूलिंग का मतलब है कूलिंग अकर वेरी स्लोली इन दैट द फेज इक्विलिब्रियम इज कंटिन्यूअसली मेंटेन। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कूलिंग का मतलब ये है कि जो हमारी कूलिंग हो रही है दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। ठीक है, तो आपको काफी टाइम मिल रहा है कूलिंग के लिए, ठीक है, हर जगह पे बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो द यूनिफॉर्मिटी इज गोइंग टू बी देयर। इन केस ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग हम देखेंगे कि जो कूलिंग है दैट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट, तो उसकी वजह से हमें क्या इफेक्ट मिलता है वो चीज हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने एक ये कुछ छोटा सा पोर्शन है इसे कॉपर निकल फेज डायग्राम का, ठीक है, बिटवीन यू 20 टू अप्रोक्सीमेटली 60। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है इसी चीज को इस वाले फिगर में। ठीक, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या करा, 35 वेट निकल एंड 65 वेट कॉपर। ठीक है, तो दिस इज योर 30, देन दिस इज 40, इन बिटवीन दिस इज योर 35% निकल एंड 65 जो रिमेनिंग है 65% कॉपर। ठीक है, ये है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये लिक्विड अभी यहाँ पे इस वाली स्टेट में होगा, तो दिस इज योर लिक्विड फेज एंड दिस इज योर अल्फा प्लस लिक्विड फेज एंड दिस विल बी योर अल्फा फेज। ओके, सो हम लोग धीरे धीरे इस कंसंट्रेशन वाले जो कंपोजिशन है उसको हम लोग धीरे धीरे कूलिंग की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक, यहाँ पे प्योरली लिक्विड है, द कंसंट्रेशन इज फॉर 35% निकल एंड 65% कॉपर, और ये 1300 से कूलिंग हमने स्टार्ट करी। ठीक, तो ये स्टार्टिंग में इसका जो स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर है, कैसा होगा, पूरा का पूरा ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, इसमें कोई भी ग्रेन्स वगैरह नहीं फॉर्म्ड है। देन वी आर गोइंग टू इसको जब तक कि ये लिक्विड वाले फेज में है, प्योर लिक्विड वाले फेज में, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म सॉलिड। ओके, बट जैसे ही ये जो है लिक्विडस लाइन, ठीक है, विच इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन अल्फा प्लस लिक्विड एंड लिक्विड पोर्शन, द सॉलिडिफिकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके, जैसे ये बी पॉइंट पे आएगा, देन द सॉलिडिफिकेशन विच इज अप्रोक्सीमेटली 1260 डिग्री सेंटीग्रेड पे
यहाँ पे कूलिंग सॉलिडिफिकेशन इसमें आने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन यू विल फाइंड देयर फर्स्ट अल्फा फेज इज अल्फा सॉलिड इज गोइंग टू बी फॉर्म, ठीक है। इसमें अल्फा सॉलिड धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, ओके। इसका जो कंसेंट्रेशन है, ठीक है, अब जैसे कंपोजिशन है, देखिए आप यहाँ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ है बी पॉइंट से, इस चीज को बड़ा कंसेंट्रेट थोड़ा सा हम समझते हैं। बी पॉइंट से हमारे पास यहाँ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। इसका जो कंपोजिशन होगा हमारे पास दो, अब जब ये सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा तो हमारे पास दो फेज हैं इस टाइम पे, लिक्विड एंड अल्फा, ओके। सो द लिक्विड के करस्पॉन्डिंग जो निकेल का कंसेंट्रेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी 35 निकेल, ओके, 35% निकेल। और जो अल्फा फेज है दैट उसके करस्पॉन्डिंग हमारा 56% निकेल इज गोइंग टू बी देयर, ओके, बाकी सब कॉपर। तो ये हमें कैसे पता चला? दिस यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द टाई लाइन, ठीक है। इससे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, टाई लाइन से हमने बनाए और उसमें इसके परपेंडिकुलर लाइन खींची, और ये जो लाइन जो सॉलिडस लाइन से टच हुई है, ठीक है। और ये इसको जब आप इसमें पता करेंगे देन यू कैन फाइंड कि उसमें परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो जैसा भी है इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ये लिक्विड वाले के लिए करस्पॉन्डिंग हमारे पास मिल जाएगा, एंड दिस यू विल गेट फॉर सॉलिड, ओके। इसके बाद हमने क्या करा, फर्दर कूलिंग करी। देयर विल बी सम सी पॉइंट, ठीक है, इन बिटवीन इट। उसमें क्या है कि अल्फा जो लिक्विड फेज है उसके करस्पॉन्डिंग निकेल परसेंटेज इज 32, ओके, एंड this is some mistake, this will be here, okay. So जो सी पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग यू विल फाइंड दैट देयर इज 30% वेट निकेल, ओके, एंड 68% कॉपर, ओके। दिस इज योर, दिस यू कैन शो बाय एल लिक्विड 32% Ni, okay? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से यहाँ पे सॉलिड स्टेट बनना स्टार्ट हुआ। फर्दर यहाँ पे सी पॉइंट पे यू विल सी कि देयर इज फर्दर सॉलिडिफिकेशन, ओके। और ये ग्रेन सब जो है धीरे धीरे बड़े होना स्टार्ट हो गए, ठीक। विथ दीज कंसेंट्रेशन यू विल फाइंड इजली, दीज कंसेंट्रेशन यू विल गेट इजली फ्रॉम द टाई लाइन। कितना उसमें लिक्विड में कितना कंपोजिशन है और सॉलिड में कितना कंपोजिशन है, यू विल फाइंड इट। अब बात ये आती है कि अब हमने देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कूलिंग की बात कर रहे हैं। देन द कूलिंग इज रेट इज वेरी स्लो, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन है, मतलब इसको जो काफी टाइम मिल रहा है एटम्स को रीअरेंज होने के, ठीक है, एटम्स और जो एलिमेंट्स के उसको रीअरेंज होने में सॉलिडिफिकेशन से पहले। सो इक्विलिब्रियम कूलिंग काफी स्लो होती है, ठीक है। तो हर टेम्परेचर पे आप इतना काफी सारा टाइम देते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता रहता है, ठीक। तो फर्दर जब इसको हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे आफ्टर सी, तो फर्दर सॉलिडिफिकेशन होगा, और जब ये डी पे पहुंचेगा, ठीक है, तो ये पूरी तरह से सॉलिडिफिकेशन हो चुका होगा, ठीक। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस एट अबाउट 1220 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज एट पॉइंट डी, यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गई होगी, ठीक। अब कंडीशन ये आती है कि अब इसके बाद अगर आप फर्दर करेंगे तो ये पूरे अल्फा रीजन में है, ठीक। और ये ग्रेन्स कुछ इस तरह से इसमें पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, और इनके बीच में ये बाउंड्री भी आ गई, क्योंकि देखिए यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो, जैसे ये धीरे धीरे ग्रेन बड़े होंगे देन दे आर गोइंग टू बी, क्योंकि ये ग्रेन जो बन रहे हैं इनका अरेंजमेंट इज सिमिलर, एक ग्रेन के अंदर एक सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट होंगे, और ये जब आपस में मिलेंगे देन दे आर गोइंग टू फॉर्म ए ग्रेन बाउंड्री, ओके। सो दिस इज हाउ द यू आर गोइंग टू गेट द अल्फा फेज सॉलिड, ओके। अब ये जो कंपोजिशन है इसमें एक ग्रेन के अंदर, दैट इज अल्फा इज 35% निकेल, ओके, एंड रिमेनिंग इज कॉपर, और ये पूरे सारे के सारे ग्रेन्स में है, मतलब ये एक आपके पास एक पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें जो ग्रेन्स है उसमें जो ये अल्फा है दैट इज ऑल द अल्फा इज गोइंग टू बी 35% निकेल ऑन, ओके। ऐसा होना ही होना है, और इसमें भी ऐसा है कि ये याला अल्फा वाला
composition is also similar to this alpha composition. Okay, but the atoms arrangement is different. That's why they are going to form a green bond. Composition is going to be same. This is the main point of equilibrium cooling. अब एक चीज फर्दर जाने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है? Diffusion is a physical process that refers to net movement of molecule from a region of higher concentration to a region of lower concentration. तो क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी चीज है, वो अगर किसी जगह पे हायर पे है और दूसरी जगह पे लोअर है, अगर आप उसको काफी टाइम दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम. ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करेगा कि ये जो चीजें हैं, पार्टिकल्स हैं, दैट वो जो है इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. ठीक, और ये किस लिए हो रहा है? ये यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में है, उधर से लोअर कंसंट्रेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक, लेकिन इसको क्या चाहिए? टाइम चाहिए. अब एक और चीज है कि जो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि सॉलिड में डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी वेरी स्लो. सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो होता है एज कंपेयर टू लिक्विड. आप किसी दो सॉलिड्स को आपस में इस तरह से पास पास रखेंगे तो उनमें डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस, अगर ये दोनों अलग तरह के हैं. बट अगर सिमिलर चीज हम दो तरह के लिक्विड में कर दें, देन यू विल आफ्टर सम टाइम दे आर गोइंग टू बी मिक्सड. अगर हम थोड़ा सा भी उसको मिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, और सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता. सो द सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड, डिफ्यूजन इज गोइंग टू टेक मच लॉन्गर टाइम और मच एफर्ट्स शुड बी पुट टू फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस. ओके, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफ्यूजन रेट इन सॉलिड्स आर मच लोअर एज कंपेयर टू योर डिफ्यूजन रेट इन लिक्विड. ओके, और एक चीज और है कि जैसा कि पता ही है आपको, ये चीज हमें बचपन से देखी है कि जैसे आप टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ा देते हैं, सपोज करिए लिक्विड है, उसमें आपने यहाँ पे शुगर रखी है. ठीक है, आपने चाय बनाना चाह रहे हैं और आपने इसमें शुगर डाली और यहाँ पे पानी है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू मिक्स. जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो है मिक्सिंग इसकी तेज हो जाती है. ऐसा हर चीज में होता है. तो ये भी डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है कि जो शुगर के कंसंट्रेशन है वो जो है पानी में चले जा रहे हैं और वो मिक्स हो जा रहे हैं. ठीक, तो ये चीज टेम्परेचर के साथ जो है इंक्रीज करती है. डिफ्यूजन गोइंग टू इंक्रीज विद टेम्परेचर होती है. इन ऑल प्रैक्टिकल सॉलिडिफिकेशन सिचुएशन हम लोगों ने ये देखा है कि जो कूलिंग रेट्स हैं, देखिए हम लोग ये इक्विलिब्रियम कूलिंग की बात कर रहे थे अभी तक, जिसमें हम लोग कूलिंग इज गोइंग टू बी वेरी स्लो. बट प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जो कूलिंग रेट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट. ये जो ये इक्विलिब्रियम कूलिंग है, हम लोग जनरली इसको अचीव नहीं कर पाते. ठीक है, क्योंकि कई बार जो सॉलिड्स आफ्टर फॉर्मेशन सम ग्रेन सॉलिड में डिफ्यूजन ऑलमोस्ट जो है बहुत टाइम टेकिंग होता है, और प्रैक्टिकल पर्पस में कई बार नहीं पॉसिबल, ज्यादातर मामलों में नहीं पॉसिबल हो पाता है कि हम लोग उतना इक्विलिब्रियमली उसको धीरे धीरे कूल कर पाए. ठीक, सो उसके लिए माइक्रोस्ट्रक्चर में किस तरह से चेंज आएगा उसको समझना है. सो द पॉइंट इज गोइंग टू बी फॉर नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग. इसमें एक एजम्पशन है, नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग का मतलब है कि जो कूलिंग रेट है that is going to be very fast. But in case of equilibrium cooling, the cooling is very slow. But non equilibrium में बहुत ही तेजी से कूलिंग करते हैं. ठीक है, और इसका एक assumption ये है, assumption क्या मतलब सही भी है कि diffusion rate in liquid phase are sufficiently rapid as such that equilibrium maintain in liquid. जो लिक्विड फेज में जो इक्विलिब्रियम है दैट इज गोइंग टू बी, क्योंकि लिक्विड जो है ज्यादा डिफ्यूजन, उसमें डिफ्यूजन ज्यादा तेजी से हो सकता है एज कम्पेयर टू योर सॉलिड. तो डिफ्यूजन रेट ऑफ द लिक्विड इज वेरी हाई. तो उसका हम जो लिक्विड फेज में जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड, क्योंकि बहुत ही स्मॉल होगा. तो उसको एज्यूम्पशन है कि हमारा ये है कि लिक्विड फेज में जो
रैपिड कूलिंग की वजह से जो डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी problematic in case of liquid, but in case of solid that is going to be going to create some situation. Okay, so what is going to happen, that's what we are going to see here. Okay, so similar to your equilibrium, we have taken 35% weight of nickel and 65% जो concentration है that is going to be this one. ठीक, अब नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग कर रहे हैं, यानी इसका बहुत ही तेजी से हम लोग टेम्परेचर गिरा रहे हैं. तो हमने स्टार्ट करा यहाँ से A डैश से. ठीक है, दिस इज इन द लिक्विड स्टेट. A डैश से स्टार्ट करा विच इज द लिक्विड रीजन विच इज 1300 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक, हमने बहुत ही तेजी से इसको ठंडा करा और ये जो है दिस गोइंग टू बी टचिंग द लिक्विडस लाइन एट पॉइंट B डैश. ठीक, जिसमें अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड. ठीक, और जो अल्फा पार्टिकल है दैट उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 46. अब मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस वन. हम जैसे ही बी से सी डैश पे जाएंगे, अब कूलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, हमने A डैश से स्टार्ट करा, कूलिंग करी, धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करते चले जा रहे हैं, रैपिडली कूलिंग करी, B डैश पे आए. ठीक, और यहाँ पे ये निकल का 46 कंसंट्रेशन पे आपको मिल गया. ठीक, हमने फर्दर बहुत तेजी से कूलिंग करी. तो हमें अब क्या हो रहा है कि जो डिफ्यूजन हो जाना चाहिए था सॉलिड स्टेट में भी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी देयर. ठीक है, तो फर्दर कूलिंग के बाद जो हमें सॉलिड इज गोइंग टू बी फॉर्म, जो ग्रेन जो है बड़ा होगा, उसका कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी मच डिफरेंट एज कंपेयर टू द 46 concentration one. Okay, so at point C dash about 1240 हम लोग यहाँ पे एवरेज कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाले में एवरेज कंपोजिशन की बात नहीं करी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, A से B में आ रहे हैं और B से फिर C में आ रहे हैं, और B से C में आने टाइम हम लोग बहुत ही टाइम दे रहे हैं उसको. ठीक है, ताकि जो कंपोजिशन है वो आराम से सेटलमेंट हो जाए और जो हमें 43 पे मिलना चाहिए था वो दैट इज गोइंग टू बी यू आर गोइंग टू गेट. बट इन केस ऑफ C डैश हमें क्या हो रहा है, हमने बहुत तेजी से कूलिंग करी, A से B डैश में है और बहुत ही तेजी से B से C डैश में है, तो हमने डिफ्यूजन को होने नहीं दिया. तो ग्रेन्स जो इनिशियली जनरेट हुए थे, ठीक है, और उसके ऊपर जो लेयर गोइंग टू बी सेकेंड पोर्शन जो हमें बाहर पे मिलेगा, ये इनिशियली तो कौन सा वाला है, 46 अल्फा वाला है पोर्शन. ठीक है, जिसमें 46 अल्फा का मतलब है कि 46% निकल है इसमें, इस वाले अल्फा में. और उसका जो आउटर वाला पोर्शन है, ठीक है, जो ग्रेन्स है उसके जो आउटर वाला पोर्शन है, उसमें जो कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी, वो हमें इस वाले C डैश वाले पॉइंट से हम आइसो टाई लाइन खींचेंगे इस तरह से, उससे हमें 40% मिला. ठीक, तो ये जो 40% है, ये 40% है और ये इनर वाला 46% है. तो हमें वेटेज एवरेज करना पड़ेगा. दैट वेटेज एवरेज गोइंग टू बी अबाउट, क्योंकि 46 और 40 का वेटेड एवरेज करना पड़ेगा. इस तरह से समझिए कि ये हमारे पास एक सॉलिड है, उसमें ग्रेन फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है. ठीक है, ये इस तरह से देखते हैं कि एक पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है. ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन इनिशियली हुए. ठीक, दैट इज ऑफ, ये कौन सा है, अल्फा है, इसमें बनना स्टार्ट हुआ, दैट इज ऑफ 56 निकल निकल. इसके बाद इन्होंने बहुत तेजी से कूलिंग करी और उसके ग्रेन जो फर्दर कूलिंग होगी तो सॉलिडिफिकेशन फर्दर होना चाहिए, और फर्दर सॉलिडिफिकेशन में ये जो होगा इसके बाहर बनाने लग जाएगा इस तरह से. ठीक, ये ग्रेन जो साइज इज गोइंग टू बी लार्ज. और ये जो जैसे सी डैश पॉइंट पे मिला, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें अल्फा की जो सॉलिडिफिकेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी 40% निकल. ओके, ये 40 बाहर वाला 46 का 40% का एंड इनर वन इज ऑफ 46% निकल. तो इसकी वजह से इन दोनों का एवरेज लिया जाएगा. ठीक है, जो एक्चुअल में इस ग्रेन का जो अभी प्रेजेंट है फॉर्मेशन हुआ है, उसका हम लोग एवरेज लेंगे. दैट इज
गोइंग टू बी 46 और 40 का एवरेज, और ये सीधे सीधे एवरेज नहीं लेंगे, वेटेड एवरेज लिया जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अपने एग्जांपल में कह रहे हैं कि दैट मे बी और मे नॉट बी अप्रोक्सीमेटली 42, ठीक है। एवरेज कंपोजिशन हमने कंसिडर इन दोनों का लिया, दैट इज गोइंग टू बी 42% एट दिस टेम्परेचर, ओके। इसके बाद हमने फर्दर कूल, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो उसके बाद सी डैश के बाद, और इसकी वजह से हमें क्या है कि आप एक चीज ये देखेंगे कि हमारे पास अभी भी ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिक्विड इज प्रेजेंट, ठीक है, इन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन देन इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमारे पास अभी भी अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करें तो लिक्विड इज गोइंग टू बी मच एज कंपेयर टू योर सॉलिड फेज, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी जो लाइन है वो थोड़ी सी जो सॉलिडस लाइन है दैट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड टुवर्ड योर हायर कंसंट्रेशन ऑफ निकल, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ निकल की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ? बिकॉज इस मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। जिस चीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होगा उसकी तरफ ये जो लाइन सॉलिडस लाइन है वो इस तरह से डेविएट हो जाएगी। अब इसके बाद हमने फर्दर सी डैश के बाद फर्दर कूलिंग करी, ठीक है। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो डी डैश पे हमें क्या होना चाहिए था, अप्रॉक्स 1220 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, सॉलिड बनना, सॉलिड जो है फॉर्मेशन पूरी तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। बस बट इन केस ऑफ दिस वन द सॉलिडिफिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक। वो फर्दर कंप्लीट होगा और टेम्परेचर कम करने पे, डेट इज ब्लॉक में ई डैश पे कंप्लीट होगा सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और एफ पे हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा पूरा, ठीक। और उसका एवरेज कंपोजिशन निकालेंगे, ठीक। देखिए वैसे इक्विलिब्रियम वाले में डी डैश पे खत्म होना चाहिए थे, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम में ई डैश पे खत्म हो रहा है, तो ये कर्व है हमारा वो टुवर्ड इस तरह से शिफ्ट हो गया, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ निकल की तरफ को शिफ्ट हो गया क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अब बात ये आती है कि अगर हम जितना तेजी से इसको कूल करेंगे, अगर बहुत तेजी से कूलिंग करी, देन द कर्व इज गोइंग टू बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड दिस, ठीक। जितना हम धीरे धीरे इसको कूलिंग करेंगे वो एक्चुअल सॉलिडस लाइन की तरफ को जाने की कोशिश करेगा, ये जो लाइन है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द माइक्रोस्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी फॉर्म इन केस ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग, ठीक है। इक्विलिब्रियम कूलिंग में हमें प्योर इस तरह से बढ़िया सा अल्फा फेज वाला सॉलिड मिल रहा है, ठीक है, जिसमें कंपोजिशन इज 35%, द कंपोजिशन विल बी 35% निकल एंड 65% कॉपर, अल्फा सब कुछ बढ़िया से मिल रहा है क्योंकि इसको हमने काफी समय दिया। बट इन केस ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, जिसमें जो कोर है दैट इज ऑफ 46% ऑफ निकल, ठीक है। उसका जो आउटर वाला लेयर होगी दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 40% निकल, उसके आउटर वाली और कंसंट्रेशन कम की होगी दैट इज ऑफ 35% निकल, एंड जो लास्ट वाली जो होगी लेयर दैट इज ऑफ 31% निकल। अब देखिए जितना ज्यादा निकल होगा उतना ज्यादा वो चीज क्या होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे तो इसका मतलब ये है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सपोज करिए आपके पास कोई क्रिस्टल है और इसमें ये कोर हो गई जिसमें निकल की परसेंटेज ज्यादा है, ठीक। और ये कुछ इस तरह से कोर डेवलप होगी, इसके बाहर और कम निकल की परसेंटेज, इसके बाहर और कम निकल, तो ये इस तरह से ग्रेन बाउंड्री बनाएंगी ऑफकोर्स दूसरी उनके साथ में। ये ग्रेन डेवलप हुआ है तो ग्रेन बाउंड्री बना रही है। तो ये जो बाउंड्रीज बन रही हैं, ये ग्रेन बाउंड्री है, दूसरी ग्रेन बाउंड्री है, तीसरी ग्रेन बाउंड्री है, ये चौथी ग्रेन बाउंड्री है इस क्रिस्टल के लिए, ठीक है। इसके लिए तीसरी चौथी है, ये पांचवी है ग्रेन बाउंड्री। इस तरह से मतलब ये ग्रेन्स बने हैं, सॉरी ग्रेन्स हमारे पास कितने ग्रेन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रेन्स हैं हमारे पास, ठीक। तो ये जो हमने जो इसमें जो इस केस में जो हमारी जो ग्रेन बाउंड्रीज बन रही हैं नॉन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, उसमें जो लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑफ लीस्ट निकल कंपोजिशन। और जैसा मैंने बताया कि कॉपर और निकल में निकल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, ठीक है, निकल का मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी हाई,
तो अगर कंपोजिशन में निकल का परसेंटेज कम है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ओवरऑल आएगा, ठीक है, ओवरऑल अलॉय का अगर निकल हम कम कर दें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट गिर जाएगा, ठीक है, तो इजिली गोइंग टू बी मेल्टेड, ठीक है, ये चीज बड़ी क्लियर है। तो ये जो इनर कोर है दैट इज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये और कम मेल्टिंग पॉइंट की होगी, ये और कम मेल्टिंग पॉइंट की होगी, और जहां पे सबसे कम निकल है वहां पे सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट की होगी। इसका मतलब जो लास्ट वाला है दैट इज जो ग्रेन बाउंड्री का लास्ट वाला सॉरी ग्रेन का जो लास्ट है यानी जहां पे बाउंड्री बननी है दैट इज ऑफ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो है मैकेनिकल जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो मैकेनिकली मतलब इसको हमने टेम्परेचर दिया तो सबसे पहले मेल्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ग्रेन बाउंड्रीज के वहां पे स्टार्ट होगी, ठीक है, और ये मैकेनिकल फेलियर हो सकता है को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मेल्टिंग इजिली हो जा रही है। तो ये दिस इज हाउ द मेटल में गेट वीकन, ठीक है, जो हमने अलॉय बनाया है वो वीक हो जाए आपका क्योंकि उसमें जो बाउंड्रीज होगी वो काफी जल्दी मेल्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जैसे ये हमने सेग्रीगेट टाइप ही कर दिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, ठीक है, मतलब एक जो है इनर इज योर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट का ये दूसरा मेल्टिंग, तो ये है अल्फा ही बट ऑफ डिफरेंट कंपोजिशंस, ठीक है। तो सेग्रीगेशन अगर इसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है इसमें, ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंस आ रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का हमारे पास कोर आया है, ठीक है, और ग्रेन बाउंड्रीज आर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेन बाउंड्री हमने एक्सप्लेन करा कि लो मेल्टिंग पॉइंट की क्यों है, मेल्टिंग जो है इजिली हो जाएगी और मैकेनिकल जो है इंटीग्रिटी को लॉस हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि हमारी जो लेयर है जो बाउंड्री लेयर है दैट इज ऑफ वेरी थिन एंड ऑफ इजिली मेल्टिंग एज कम्पेयर टू योर कोर वन, ठीक है। तो जो ओवरऑल जो मैकेनिकल इंटीग्रिटी है उस पर भी हमारी कोई दिक्कत आई है, ठीक है, और जितना जल्दी आप इसको कूलिंग करने की कोशिश करेंगे वो चीज उतनी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाएगी। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ टुडे, the difference between equilibrium cooling and non-equilibrium cooling and how the macrostructure is formed in both of them. Okay, before going to further, before ending this lecture, I want to talk about some thing about your binary eutectic system, ठीक है। जैसे हमने आइसोमॉर्फस एलॉय के बारे में बात करी वैसे ही हमारे पास एक तरह के सिस्टम है, बाइनरी रहते हैं, ठीक है, यानी इसमें दो एलिमेंट्स होंगे ऑफ यूटेक्टिक सिस्टम, ठीक, जिसका ये फिगर है। आज इसके बारे में खाली मैं कुछ चीजें बताऊंगा एंड नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। सो एग्जांपल है यूटेक्टिक सिस्टम का, दैट इज योर कॉपर एंड सिल्वर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर है दैट इज योर सिल्वर, यहाँ पे कॉपर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड अप टू 100%, सॉरी द copper is here 100% and the composition percentage of Ag, ठीक है, इसका Ag is going to be from 0 from here to up to 100 here और copper is from 100 to your 0 here, okay, last point पे यहाँ पे copper 0 होगा। Similar to your previous diagram, this is between temperature and composition only, okay? तो इसका कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से मिला है यूटेक्टिक सिस्टम में। तो इस तरह के जो फिगर आपको दिखेंगे दैट इज कॉल्ड योर यूटेक्टिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या है कुछ की पॉइंट्स हैं कि हमारे पास 3 सिंगल फेज रीजन है। 3 सिंगल फेज रीजन कौन कौन से हैं, दैट वन इज योर अल्फा, ठीक है, इन वन इज बीटा एंड वन इज लिक्विड, ओके, और इनके बीचों में हमें इनके कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जैसे अल्फा प्लस लिक्विड, अल्फा और लिक्विड के बीच में बीटा प्लस लिक्विड, बीटा और लिक्विड के बीच में बीटा प्लस लिक्विड, और अल्फा और बीटा के बीच में हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। अब जैसे मैंने आपको बताया था द अल्फा बीटा गामा और ये जो ग्रीक लेटर्स हैं वो हम लोग सॉलिडिटी को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो और तब भी हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है आपके
are the different phases. So liquid is its phase, okay, this is no confusion at all, liquid is one phase. But alpha and beta में क्या difference है, इसको चीज को समझ लेते हैं. The alpha phase in solid solution is rich in copper, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी अल्फा जो है that is in rich in copper है, और सिल्वर इज ए सॉल्यूट, ठीक है. सिल्वर इसमें एक छोटी सी मात्रा में है, ठीक है. एंड एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोनों, ठीक है. एफसीसी अल्फा इज, सबसे पहली बात, अल्फा इज एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है. सिमिलरली बीटा क्या है, बीटा भी एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है. दोनों के दोनों ही एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये चीज कॉमनिटी है. बट मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कॉपर जो है मेन कंटेंट है इसमें, ठीक है. यानी वो सॉल्वेंट है जिसमें सिल्वर को मिलाया जा रहा है, ठीक, मेन है इसमें कॉपर. बट इन केस ऑफ बीटा जो है आपका कॉपर इज सॉल्यूट और सिल्वर इज योर मेन कंटेंट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर अल्फा एंड बीटा फेज, ठीक. अल्फा एंड बीटा के बीच में ये डिफरेंस है कि मेन कंटेंट जो है डिफरेंट है. इसमें कॉपर है, जो मेन स्ट्रक्चर की जगह लेगा वो कॉपर है, जबकि in case of beta that is silver. Okay. There are many other example of this which we are going to study in next lecture. So I just want to give a brief introduction of binary eutectic system. So this is the phase diagram. As I told you, there are three single phases, alpha, beta and liquid phase, and in between them there are two phase regions, which is alpha plus liquid, beta plus liquid and alpha plus beta. Okay. So I think today we are going to end this lecture. These are the some of the references which I used to make this presentation, and thank you.